नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। मुझे कहानी सुनते हुए बहुत आनंद हो रहा था, पर दीपक पूरे निर्विकार भाव से कहानी सुनाए जा रहा था। वह मुझसे पहले भी न जाने कितने लोगों को रोशनपुर के इन बाशिंदों की कहानी सुना चुका था। अब उसे इस कहानी के किसी भी पात्र से न तो किसी तरह की घृणा रह गई थी और न ही स्नेह। शायद इस कहानी के किसी पात्र से उसे किसी तरह की कोई सहानुभूति भी नहीं थी। उनकी तकलीफों से उसके मन में नहीं करुणा उपस्थित थी और नहीं वेदना। सही भी है, कहानीकार को अपने किसी भी पात्र से कोई विशेष लगाव नहीं रखना चाहिए। निरपेक्ष रहकर ही तो वह अपनी कहानी के सभी पात्रों के साथ न्याय कर सकता है। यही तो एक सच्चे कहानीकार का कर्तव्य है। शायद इसीलिए दीपक भी उन सब के प्रति पूरी तरह से तटस्थ था, पर मुझे न जाने किसी बेचैनी सी हो रही थी। दीपक आगे का किस्सा बयान करने लगा। इसी तरह 6 महीने गुजर गए। इस बीच विष्णु को देखने कोई नहीं आया, नहीं राजा साहेब और नहीं राजकुमारी शिल्पी। बेचारा काली ही उसकी सेवा शुश्रूषा में दिन रात जुटा रहता। सुबह उठकर वही उसका मल मूत्र साफ करता, उसे नहलाता धुलाता, खुद भी नहा धोकर रसोई में जाकर खाना बनाता, फिर बाहर आकर कहता, अब अंदर चलो जमाई राजा, खाना तैयार है, गरम गरम खा लो, ठंडा खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। विष्णु भी उसकी बात सदा मान लेता था। वह किसी तरह काली का सहारा लेकर घर के भीतर चला जाता। काली उसे अपने आप से खिलाता, उसे दवाइयाँ देता, फिर उसका मुंह धुलवा कर कहता, अच्छा जमाई राजा, अब आप कुछ देर आराम करो, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। बाजार से सौदा सलूक भी लाना है। सुबह चक्के पर गेहूं पिसने दे आया था, उसे भी उठाकर लाना है। शाम के लिए तरकारी भी तो नहीं है, एक चक्कर सब्जी मंडी का भी लगा आऊंगा। इतना वह कहकर विष्णु को बिस्तर पर लेटा देता। इतनी देर बाहर बैठा बैठा विष्णु भी थक जाता था। वह बिस्तर पर लेटने से ही सो जाता। ये उसका रोज का नियम था। तब काली फटाफट बर्तन मांजता, फिर झोला लेकर बाजार चल देता। वह हमेशा बाहर से कुड़ी बंद कर जाता था। यही रोज का नियम था। इसमें कभी किसी ने कोई व्यतिक्रम नहीं देखा। इसी तरह 2 महीने और भी बीत गए। एक दिन काली गुमसुम सा बाजार से लौट रहा था। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। वह अपने ही विचारों में खोया हुआ था। दीपक को लगा कि वह शायद मन ही मन कुछ बबड़ता भी जा रहा है। दीपक ने काली इससे पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा था। उसे जोर से आवाज देकर पुकारा, काली, ओ काली, क्या बात है? आज तुम इतने परेशान से क्यों हो? आज सुबह से ड्राइवर साहब भी आए हुए हैं। क्या विष्णु को वापस महानगर ले जाने की बात है? ठीक ही तो है, यहाँ भी तो इसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। दीपक की बात सुनकर काली उसके ही चबूतरे पर बैठ गया और जोर जोर से रोना लगा। उसे इस हालत में देखकर दीपक तो स्तब्ध रह गया। काली मेहनती और हिम्मती आदमी था। इतने दिनों से विष्णु को अकेले ही संभालता आ रहा था। दीपक ने उसे कभी इतना उदास नहीं देखा था। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दी। घर के अंदर से एक गिलास पानी भी लाकर उसे पिलाया। तब कहीं जाकर वह बड़ी मुश्किलों से संभला। इसके संभल जाने के बाद दीपक ने पूछा, क्या बात है काली, सब ठीक तो है? मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ तो बताओ। विष्णु मेरे बचपन का मित्र है। हम दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़े हैं। कोई परेशानी हो तो बताओ। पर वह यूं ही गुमसुम बैठा रहा, एकदम हताश और परेशान था। दीपक ने हमदर्दी से उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए फिर पूछा, देखो बताओगे नहीं
तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? विष्णु की तबीयत क्या ज्यादा खराब है? कल तो वो चबूतरे पर अच्छा भला बैठा था। इस बार सिसकता हुआ वह किसी तरह बोला, साहेब, कल हमारी राजकुमारी शिल्पी बिटिया की मृत्यु हो गई है। इसकी बात सुनकर दीपक हतप्रभ रह गया। उसने उसे ढंढास बधाते हुए पूछा, मगर कैसे? ये सब अचानक कैसे हो गया काली? कालीपत बोला, अचानक कहाँ साहेब, राजकुमारी शिल्पी तो 2 साल से पागल खाने में भर्ती थी। दीपक ने हैरानी से पूछा, पागल खाने में? मगर क्यों? काली ने कुछ संभलते हुए कहा, उनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, उन्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे। राजा साहब अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन राजकुमारी शिल्पी जरूर ठीक हो जाएगी, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। कल रात पागलपन में उन्होंने अपना सिर दीवार से दे मारा और इसी से उनकी मृत्यु हो गई। हम सब पातीराम कुचे के लोग तो यही सोच रहे थे कि एक न एक दिन राजकुमारी शिल्पी अपने बीमार पति को देखने के लिए ऋषमपुर जरूर आएगी। तब हम लोग भी देखेंगे कि क्या वो वास्तव में इतनी रूपवती है कि जिसके लिए विष्णु एक दिन नूतन को छोड़कर भाग गया था। पर किसी दिन राजकुमारी शिल्पी के बारे में ऐसी हृदय विदारक बात भी सुननी पड़ेगी, किससे मालूम था? दीपक ने खेद जताते हुए कहा, ये तो बहुत बुरी खबर है काली, सुनकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। पर वह पागल कैसे हो गई? शादी के समय तो अच्छी भली थी। अगर पागल होती तो क्या विष्णु उससे शादी करता? काली बोला, मानसिक आघात के कारण ही हमारी राजकुमारी जी पागल हो गई थी। पर दीपक फिर भी काली की बात ठीक ठीक समझ नहीं पाया। उसने बहुत ही हैरानी से पूछा, मानसिक आघात? उन्हें भले किस चीज का इतना मानसिक आघात पहुंचाया कि वह पागल हो गई? काली सिसकते हुए बोला, शादी के 2 दिन बाद ही शिल्पी बिटिया और हमारे जमाई राजा हनीमून के लिए निकल गए थे, पर रास्ते में उनकी कार का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें साहेब तो पूरी तरह से अपाहिज हो गए। शिल्पी बिटिया के शारीरिक चोटें तो कम आई, पर उन्हें ऐसा मानसिक आघात लगा कि वह अनशंत बकने लगे। डॉक्टर ने बताया कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। इसके बाद उन्हें पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ा। दिन में 2-2 बार तो उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। राजा साहब को उम्मीद थी कि वह एक न एक दिन जरूर ठीक हो जाएगी, पर ऐसा हो नहीं पाया साहेब। ये सुनकर उस दिन दीपक की आंखों भी इस अभागे विष्णु के लिए नम हो गई थी। उसने काली से पूछा था, क्या विष्णु को मालूम है कि राजकुमारी शिल्पी की मृत्यु हो गई है? तुम लोग उन्हें उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं ले जाओगे? काली किसी तरह अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, नहीं साहेब, अभी हम लोगों ने जमाई बाबू को कुछ भी नहीं बताया है। वह इतने बड़ा झटका कैसे सहन कर पाएंगे? उनकी हालत तो अब देख ही रहे हो। राजा साहब ने भी उन्हें ये सब बताने को मना किया है। इसके अलावा डॉक्टर जतिन मुखर्जी ने भी ऐसा ही कहा है। रो लेने के बाद काली हल्का महसूस कर रहा था। दीपक ने उसे दिलासा देते हुए पूछा, अच्छा एक बात तो बताओ काली। पूछे साहेब। वैसे ही गुमसुम बैठे काली ने कहा, आपके जमाई बाबू अब हमेशा यही रहेंगे, वापिस महानगर नहीं जाएंगे? पता नहीं। उस दिन दीपक की बात सुनकर काली न जाने कौन सी दुविधा में पड़ गया। उसे ऐसा लगा कि शायद काली किसी बड़े सत्य को कहने से कतरा रहा है। वह थोड़ा अन्य मस्तक सा मालूम पड़ा। दीपक ने भी सोचा शायद काली राजकुमारी शिल्पी की मृत्यु से बहुत गमगीन है। थोड़ा सोच विचार करने के बाद ही काली ने जवाब दिया, नहीं साहब, ऐसा नहीं है। डॉक्टर मुखर्जी की सलाह पर हम इन्हें यहाँ लेकर आए हैं। उन्होंने तो कहा था कि शायद अपनों के बीच रहकर इनकी हालत में कोई सुधार हो। राजा साहब ने जमाई बाबू के इलाज में पानी की तरह पैसा बया है। विदेश तक से डॉक्टरों को बुलाकर इन्हें दिखाया है, पर इनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ।
न जाने किसकी हाय इन्हें लगी होगी। विष्णु को किसी की हाय लगी है ये तो रोशनपुर का हर एक इंसान जानता था और शायद काली भी जानता हो, पर दीपक इस बात को लेकर कुछ बोला नहीं। काली आगे बताते लगा, आज भी लाला जी के हाथ राजा साहब ने 1 महीने की दवा भिजवाई है। शायद अगले इतवार को इन्हें लेकर डॉक्टर मुखर्जी के पास भी जाना पड़े, या हो सकता है कि डॉक्टर मुखर्जी खुद ही राजा साहब के साथ इन्हें देखने के लिए यहाँ आए। अब पत्नी की मृत्यु के बाद विष्णु को महानगर में ही रहना चाहिए, राजा साहब को भी सुविधा रहेगी, दीपक ने कहा। काली बोला, हाँ हो सकता है साहब कि जमाई बाबू वापस महानगर लौट जाए। सुनकर दीपक को तसल्ली हुई। ये सोचकर संतोष हुआ कि चलो विष्णु की देखभाल करने वाला कोई तो है। इसी तरह कई और दिन बीत गए। दीपक देखता कि अब काली कुछ उदास उदासा रहने लगा था। वह हर समय अपने काम धंधे में ही लगा रहता। सुबह जल्दी उठकर विष्णु की साफ सफाई करना, उसे नहलाना धुलाना और सारे घर की झाड़ू बुहारी करना, खुद नहा धोकर खाना बनाना, विष्णु के लिए बाहर चबूतरे पर दरी बिछा देना, समय पर उसे खाना खिलाना, बिना नागा किए दवाई देना, उसकी सेवा शुश्रूषा करना, सौदा सुलभ के लिए बाजार में चक्कर लगाना, जब तक चक्की से आटा भी पिसवा लाना, ये सब काम थे उसके और वह इन्हीं सब कामों में बहुत व्यस्त रहता था। हम लोगों ने मान लिया था कि इन सब कामों के लिए काली को राजा साहब से अच्छा वेतन मिलता होगा, नहीं तो भला वह इतना मन लगाकर अपना काम क्यों करता और नौकरों की तरह काम चोरी करता या इधर उधर अड्डेबाजी। पर मानना पड़ेगा कि काली में ऐसा कोई दोष नहीं था। शायद उसी की बात सही थी, जो कि वह हमेशा सब लोगों से कह रहा था कि साहेब रुपए पैसे दूसरी चीज है, पर वफादारी दूसरी चीज। मेरे बाप भी राजा साहब के यहाँ काम करते थे। मैं तो छुटपन से ही राजा साहब के पास हूँ। उनका नमक खाया है साहेब, तो नमक हरामी कैसे कर सकता हूँ? पैसों के लिए ही कोई इतना थोड़े ही कर सकता है। अब तो काली ने मोहल्ले वालों से भी मिलना जुलना छोड़ दिया था। दीपक ही कभी कभी रास्ते में मिल जाने पर उसे पूछ बैठा, और काली क्या हालचाल है? काली को शायद बहुत जल्दी होती थी, चलते चलते ही जवाब देता, हाँ ठीक ही है साहब। और तुम्हारे जमाई बाबू कैसे है? हाँ वह भी ठीक है। उनकी हालत में कोई सुधार हुआ? हाँ लग तो रहा है, काली चलते चलते कहता। चलो ये तो अच्छी बात है। डॉक्टर मुखर्जी को दिखाने नहीं गए तुम लोग? और नहीं वो आए? शायद अगले रविवार को हम लोग डॉक्टर मुखर्जी के पास जाए, ड्राइवर कार लेकर आएगा, काली कहता और फिर तेजी से आगे बढ़ जाता। बेचारा करता भी क्या, उस एक जान को हजारे काम थे। पर एक दिन एक हादसा हो गया। जिस दिन बात की पातीराम कुचो को लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वही हुआ। उस दिन सुबह सुबह मोहल्ले वालों ने देखा कि विष्णु के घर से जोर जोर से विष्णु के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। गो 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 गो। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत बड़ी आफत से फंस गया था। हैरत की बात यह भी थी कि बाहर से कुंडी बंद थी और काली का कोई अता पता नहीं था। इतनी सुबह काली कहाँ गया होगा, ये सोचकर सब लोग परेशान हो रहे थे। फिर सोचा कि हो सकता है कि डेयरी से दूध लेने गया हो या कहीं घूमने फिरने निकल गया हो। आखिर वह भी तो इंसान है। एक अपाहिज के साथ रहते रहते उसका जी भी तो उब जाता होगा। सुबह सुबह ताजी हवा में मन बहलाने चला गया होगा। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। इसमें इतना अधिक परेशान होने की क्या बात है? खैर, यही सब सोचकर उस दिन दीपक बाहर से लगी कुंडी खोलकर विष्णु से घर गया था। उत्सुकतावश कुछ लोग और भी उसके साथ हो गए थे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि विष्णु तक के पास ही आधे मुंह गिरा पड़ा है। शायद तक के उतरने की कोशिश में ही गिर पड़ा होगा।
या हो सकता है उसे बाथरूम जाना हो इसीलिए उतरा हो, क्योंकि उनके कपड़े पेशाब से सने थे। बड़ी बदबू भी आ रही थी। वह लोग बड़ी मुश्किल से उस दिन उसके कपड़े बदल पाए थे। उन्होंने सोचा था कि काली के आने तक वो बेचारा इसी तरह पड़ा रहेगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी, पर कपड़े बदल देने के बाद भी वह लगातार गो 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 करके उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। शायद वह काली के बारे में ही उन लोगों से पूछ रहा था। उसी दिन से सब लोग इस बात को ठीक से समझ पाए थे कि काली का होना विष्णु के लिए कितना जरूरी है। अगर उस समय काली वहां होता तो वह तुरंत बता देता कि विष्णु इस समय क्या कह रहा है। वह जैसे इसको हर गो का मतलब समझाता था। दीपक ने इसी तरह परेशान देखकर, विष्णु परेशान मत हो, अभी कुछ ही देर में काली आ जाएगा, तब तक हम लोग यही है, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन विष्णु बराबर गो 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 करके विलाप करता रहा, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ जाने पर करने लगता है। सचमुच काली विष्णु के लिए माँ के समान ही था, पर काली अभी तक नहीं लौटा थी। सुबह के 9 बज गए थे। वह सब लोग 6 बजे से यहाँ जमा थे। कोई भी 3 घंटे तक इस तरह हवाखोरी तो नहीं करता है। बात शायद कुछ और ही थी, पर क्या बात थी यही तो वह सब समझ नहीं पा रहे थे। सुबह से शाम हो गए पर काली नहीं आया। फिर धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया तो काली के दर्शन ही नहीं हुए। इस बीच दीपक ने ही किसी तरह मोहल्ले वालों के सहयोग से उसकी देखभाल करता रहा। सचमुच विष्णु को संभालना बहुत कठिन काम था। काली सचमुच बहुत जिम्मेदारी से उसकी देखभाल करता था, पर काली आखिर गया कहाँ? ताज्जुब, काली ऐसा तो न था। वह तो अपने जमाई बाबू को बहुत चाहता था, इसीलिए उन सब लोगों को अभी भी उस पर भरोसा था कि वह किसी न किसी जरूर लौट आएगा। पर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ, और एक दिन वह निश्चित भी हो गया कि काली अब कभी नहीं लौटेगा। क्योंकि एक दिन काली का दीपक के नाम एक पत्र आया। पत्र में लिखा था, दीपक बाबू प्रणाम, मेरा मन नहीं माना इसलिए आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। बस आपसे विनती की है, मेरे जमाई बाबू का ध्यान रखेगा। राजा जी नहीं चाहते कि अब मैं वहाँ और अधिक रुकूं। जब तक उनकी बेटी जिंदा थी तब तक वह मजबूरी वश जमाई राय बाबू का इलाज करा रहे थे, पर उनके मरते ही उनके लिए जमाई बाबू भी मर गए समझो। मैं गरीब आदमी कब तक अपने दम पर बाबू की सेवा कर सकता था, इसीलिए उस रात आप लोगों से मुंह छिपा कर भाग आया। मुझे माफ कर देना दीपक बाबू, आपका काली। जिस दिन दीपक के नाम काली का पत्र आया था उसी दिन सारे रोशनपुर में एक खबर फैल गई थी। उसी दिन शंकर भी पहली बार विष्णु को देखने आया था। विष्णु को बहुत ही हिकारत से देखते हुए उसने कहा था, वाह, राजा साहब तो बहुत नीच आदमी निकले, अपने दामाद को ही इस तरह कर से बाहर निकाल दिया। पर विष्णु तू चिंता मत कर, आज से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। लोग कुत्ते को भी 2 रोटी डाल देते, तू तो फिर भी इंसान है, तुझे भी डाल देंगे। तेरा मुझ पर बहुत एहसान है रे। विष्णु भले ही कुछ बोल न पाता, पर वो हर एक व्यक्ति की बात बखूबी सुन व समझ लेता था। शंकर की बात भी वह अच्छी तरह से समझ गया था। वह उस दिन बहुत देर तक टक टक की बांधे शंकर को देखता रहा। फिर उसे अचानक न जाने क्या हुआ, वह अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे कुछ कहने लगा, पर अफसोस कि उस दिन उसकी एक भी बात कोई समझ नहीं पाया। काश उस समय काली वहाँ होता तो वह सही सही सब बता देता कि उस समय उसके जमाई राजा क्या कह रहे थे। शिकायत कर रहे थे, माफी मांग रहे थे, दया की भीख मांग रहे थे, प्रायश्चित कर रहे थे, या फिर केवल एक बार अपने बेटे वैभव और नूतन से मिलवा देने की विनती कर रहे थे, क्योंकि वही एक ही था जो विष्णु के हर एक को का मतलब समझ सकता था। दीपक के बात सुनकर मुझे सचमुच बहुत हैरानी हो रही थी। मैंने पूछा, इसके बाद? दीपक ने बताने लगा, उस दिन से आज तक शंकर ही विष्णु की पूरी देखभाल करता है।
सुबह सफाई कर्मचारी आकर विष्णु को नहला धुला जाते हैं। शंकर का नौकर दीनू आकर विष्णु को समय से नाश्ता खाना दे जाता है। बीच बीच में डॉक्टर भी आकर विष्णु को स्वास्थ्य चेकअप कर जाता है। सारी बात सुनकर मैं और भी हैरान रह गया। कहानी पूरी हो गई थी। हम दोनों के बीच कुछ देर तक मौन पसरा रहा। सहसा दीपक पूछ बैठा, तुम तो लेखक हो अंकित, न जाने कितने किस्से कहानियां पढ़ते लिखते रहते हो। अच्छा तुम ही बताओ कि उस दिन विष्णु क्या कहना चाह रहा था। मैं ही भला क्या बता पाता। मैं कविताएं कहानी लिखता जरूर हूँ, कुछ उपन्यास भी लिख चुका हूँ, पर मैंने कभी भी ये दावा नहीं किया है कि मैं किसी व्यक्ति को अंत मन को ठीक ठाक समझ सकता हूँ, उसे अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। शायद ऐसा दावा कोई कर भी नहीं सकता था। कहानी समाप्त होते होते 10 बज गए थे। बाहर अब भी बहुत ठंड थी। कोहरा पूरी तरह से अब भी नहीं छटा था। मेरा सूटकेस एवं कपड़े आदि शंकर के गेस्ट रूम में ही रखे थे। मैंने सोचा कि अब चलो वहीं चलकर नहाते धोते हैं। कुछ देर आराम भी कर लेंगे और शंकर से बातचीत भी हो जाएगी। नहीं तो वह कहेगा कि यहाँ आकर भी तमाम समय दूसरों के यहाँ ही बने रहे। फिर उससे ट्रेन की रिजर्वेशन के लिए भी तो कहना है। अगर उसकी कृपा से रिजर्वेशन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो धक्के खाते हुए लखनऊ तक का सफर तो करना ही है। मैं दीपक और संगीता भाभी से विदा लेकर शंकर के घर आया और नहा धोकर आराम करने लगा। इतनी भीड़ भाड़ में किसी को भी पता नहीं चला कि मैं रात भर कहाँ रहा। थके होने के कारण मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। लगभग 12 बजे आकर खुद शंकर ने ही मुझे जगाया। कहो बढ़िया नींद आई? शंकर ने मुझसे पूछा। हाँ बहुत बढ़िया। तुम्हारा ये कमरा भी तो बहुत आरामदायक है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं रात की कोई बात उसे नहीं बताना चाहता था। तो फ्रेश हो लो, भोजन तैयार। हाँ मैं अब भी आता हूँ, पर क्या 3 बजे की सुपरफास्ट में किसी तरह मेरा रिजर्वेशन कंफर्म हो जाएगा? मैंने उससे अपनी समस्या बता दी। तो तू क्या आज ही निकलेगा? 1-2 दिन नहीं रुकेगा? उसने कहा। मेरा तो कल रात का ही रिजर्वेशन था, पर थकान के मारे जा ही नहीं पाया। आज तो जाना बहुत जरूरी है शंकर, दोबारा जल्दी ही आऊंगा, तब तुम भी फुर्सत में होगे। मैंने उसे समझाया। वह किसी तरह मान गया। तब मैंने फिर पूछा, मेरा रिजर्वेशन? वह हंसकर बोला, अरे इतनी सी बात की क्यों चिंता करता है? तुझे आराम से लखनऊ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। सुनकर मैंने संतोष की सांस ली। इसके बाद मैं तैयार होकर बैठक में आ गया। बेटे बहू के लिए जो गिफ्ट लेकर आया था वह भी उन लोगों को दिया। नूतन जी से भी कुछ देर तक बातें हुई, खाना भी खाया। शंकर से भी बातचीत होती रही, पर इतनी भीड़ में शंकर ने जो पूछना चाहता था वही नहीं पूछ पाया। ठीक 3 बजे मेरी ट्रेन जाती थी। सुपर फास्ट ट्रेन थी, इसलिए रोशनपुर जैसे छोटे से स्टेशन पर बहुत कम देर रुकती थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं मेरे रिजर्वेशन का क्या हुआ होगा। इतने कामकाज के बीच कहीं शंकर भूल तो नहीं गया, परंतु ऐसा नहीं था। ठीक 2:30 बजे शंकर ने मुझसे कहा, चलो अंकित तुम्हें स्टेशन छोड़ देती, तुम्हारी ट्रेन का समय हो गया। स्टेशन की तरफ जाती हुए उस समय कार में शंकर के अलावा मेरे साथ और कोई नहीं था। उस समय हम लोग विष्णु के मकान के सामने से होते हुए गुजर रहे थे। विष्णु अपने चबूतरे पर बैठा धूप सेक रहा था। अचानक वह हम लोगों को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। वही गो 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 की आवाज उसके मुंह से निकल रही थी। उसे बड़ी घृणा से देखते हुए शंकर ने मुझसे पूछा, इसे पहचाना अंकित? हाँ दीपक ने मुझे सब कुछ बता दिया। न जाने कैसे मेरे मुंह से सच निकल ही गया। चलो ये भी ठीक है, शंकर ने हंसते हुए कहा। एक बात मैं शंकर से पूछने के लिए कल से ही बेचैन था। मेरे लिए इस सबसे अच्छा मौका था। मैंने शंकर से पूछ ही लिया। एक बात सच सच बताना शंकर, तुम इस विष्णु का इतना ख्याल क्यों रखते हो? इसी ने तो एक दिन नूतन जी का सर्वनाश करना चाहा था, फिर तुम्हें इससे इतनी हमदर्दी क्यों है?
अब तुम इसे चैन से मर क्यों नहीं जाने देते हो? बेचारा बहुत तकलीफ भुगत रहा है। शंकर बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है विष्णु। आखिर लेखक होना बहुत ही पैनी नजर रखते हो। सच तो यही है कि मुझे इस विष्णु से कोई हमदर्दी नहीं है। इसका अपराधी इतना बड़ा है। उस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए इसी समय भी तो बहुत अधिक चाहिए। इसीलिए मैं इसे मरने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जिसने एक दिन नूतन जी को बुरी तरह से अपमानित किया था, वह नूतन के सामने जिंदगी पर भिखारी बना गिड़गिड़ाता रहे। शंकर की बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। फिर स्टेशन पहुंचने तक मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। मैं बाहर सड़क पर देखने लगा। रोशनपुर की सड़कों पर बहुत गहमा गहमी थी। अब कोहरा पूरी तरह से छट गया था और तेज धूप भी निकल हुई थी। उसने मुझे एक आरक्षित डब्बे में बड़े आराम से बिठा दिया था। मैं लखनऊ तक बहुत ही आराम से पहुंचा, पर उस दिन में सारे सफर में बस यही सोचता रहा कि किसी पीड़ित की यहाँ से इस तरह सर्वनाश हो सकता है। बिट्टू बुआ शायद सच ही कहती थी, सच्चे दिल से फूटी बद्दुआएं शाप बन जाती है। आज इतना सब सुनने और देखने के बाद में इस सच को झुठला भी तो नहीं सकता था। इस शाप की कहानी यहाँ खत्म होती है। इस कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल पे बने रहे। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।